देखो पिछले 20 सालों में हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। 2010 में हमारे देश में 5,000 नए स्टार्टअप्स बने थे, जबकि 2020 में 15,000 नए स्टार्टअप हमारे देश में इस्टाब्लिश हुए। इससे भी ज़्यादा 2010 से लेके 2020 के बीच में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या हमारे देश में थी 33। यूनिकॉर्न स्टार्टअप आपको पता है ना, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ जाती है। $1 बिलियन से 7,000 करोड़ के आसपास। लेकिन अकेले 2021 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो इमर्ज होके आए उनकी संख्या थी 41। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पिछले 20 सालों में हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इसके कई सारे रीजन्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों एकदम से इम्प्रूव हुआ हमारे देश में, देखो एक तो इनोवेशन काफ़ी आई, इंटरनेट पेनिट्रेशन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्मार्टफोन्स की संख्या कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, पेमेंट सिस्टम कितना इम्प्रूव हुआ है इंडिया में। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ऐसे ऐसे अनेकों रीजन्स हैं। सरकार की पॉलिसीज़ भी, आगे आएगा ये पॉइंट, जिसकी वजह से हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है। कुछ और पॉइंट्स हैं इसी से संबंधित। अभी देखो इंडिया तीसरे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज़्यादा कंपनीज ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया हो। सबसे ज़्यादा तो यूएसए में कंपनीज ने यानी नए स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया। उसके बाद नंबर चाइना का है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया यूके और जर्मनी से आगे हैं। इंडिया में देखो वैसे जो फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनीज है ना, ये सबसे आगे हैं यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने में। फिनटेक कंपनीज जैसे देखो पेटीएम है, और ई कॉमर्स कंपनीज आपको पता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस जैसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं। और एडटेक जैसे अनअकैडमी, बायजू, फूड डिलीवरी ऐप आपको पता है जोमेटो, स्विगी, मोबिलिटी जैसे उबर, ओला। मतलब पॉइंट देखो ये है, हमारे देश में वो स्टार्टअप्स जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है, यानी जो $1 बिलियन की बनी हैं, उनमें ज़्यादातर तो फिनटेक और ई कॉमर्स की कंपनीज हैं। उसके बाद दूसरे सेक्टर्स का नंबर आता है जैसे एडटेक, फूड डिलीवरी और मोबिलिटी। तो ये तो देखो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम क्यों इम्प्रूव हुआ। देखो इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है और ज़्यादातर लोग यंग हैं। यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है इंडिया में। यंग लोग आपको पता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरा, इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इन्वेस्टर्स को इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। और देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना वो भी अच्छी हैं। सरकार चाहती है इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम इम्प्रूव हो। इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की गई थी 2016 में। टैक्स बेनिफिट्स सरकार देती है नए स्टार्टअप्स को। इसके साथ साथ नई टिंकरिंग लैब्स इस्टाब्लिश की गई हैं ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन टिंकरिंग लैब में जाके सीख सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से इंडिया में नए नए अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल्स इमर्ज होकर आए हैं। जैसे देखो जब लॉकडाउन लगा 2020 में, तो उसके बाद बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं ना उनमें डिजिटलाइजेशन आ गया। अगर महामारी ना आती, जो कि देखो वैसे नहीं आनी चाहिए थी, इतने सारे लोगों की जान गई, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप इसे बोलिए कि महामारी के कारण एकदम से डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ गया। नए नए बिजनेस मॉडल्स इमर्ज होके आए और नए नए स्टार्टअप्स इमर्ज होके आए इस मुश्किल भरे समय में। तो पॉइंट ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, इनका इस्तेमाल हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बखूबी कर रही हैं नए नए बिजनेस मॉडल्स ईजाद करने के लिए। देखो इंडिया में जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम एकदम से इम्प्रूव हुआ है ना, ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। 44 यूनिकॉर्न्स के द्वारा हमारे देश में $106 बिलियन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट की गई हैं। इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे नायका अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। नायका ने अपना IPO लॉन्च किया था। तो ये स्टार्ट किया गया था फाल्गुनी नैयर के द्वारा। स्वाति भार्गव का एक स्टार्टअप है कैश करो। तो मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आ रही हैं अब अच्छी खासी संख्या में,
और स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा भी। इन नए इस्टेब्लिश हो रहे स्टार्टअप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती हैं। जैसे यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है, 1.4 मिलियन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट हुई हैं, की गई हैं इन 44 यूनिकॉर्न्स के द्वारा। जैसे देखो उबर, ओला है, स्विगी है, जोमेटो है, इनके द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी जॉब्स जनरेट की जाती हैं। और ये कंपनीज, ये स्टार्टअप्स इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो हमने देखो अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है, देखो ये जो कंपनीज है ना, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं है। बड़ी हो रही हैं कंपनीज लेकिन घाटे में हैं। इनको इन्वेस्टमेंट मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके ये सक्सेसफुल साबित होंगी। हो सकता है कि ये कंपनीज आगे जाके फेल हो जाएं। जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी का वैल्यूएशन तो देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अनअकैडमी कितने ज़्यादा घाटे में है। यहाँ पर देखो आप, अनअकैडमी के जो नुकसान है वो 6 गुना बढ़ गया। देखो मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ ये कैसी चीज़ें काम करती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट किसने स्टार्ट की? बिनी बंसल ने और सचिन बंसल ने। उसके बाद वैल्यूएशन फ्लिपकार्ट का बढ़ता गया, फ्लिपकार्ट को जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो मिलती रही, वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ गया फ्लिपकार्ट का। उसके बाद वॉलमार्ट ने मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं फ्लिपकार्ट के परचेज कर लिए, और जो बिनी बंसल और सचिन बंसल है वो कंपनी से बाहर निकल गए, जिस कंपनी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो ये भी एक तरीका है, मतलब कि जो स्टार्टअप जो लोग इस्टेब्लिश करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट मांगते जाते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी होती जाती है, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, लास्ट में आके जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी वो खुद उस कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है स्टॉक मार्केट में, यानी जनता का पैसा उस कंपनी में लग जाता है। यानी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। अगर 10 रुपये लगाए तो 100 रुपये करके वो निकल गए, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया था। लेकिन सक्सेसफुल मॉडल अभी भी नहीं है। फाइनली पैसा किसका लगा है? जनता का, क्योंकि वो अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है कंपनी। तो ये पूरा मॉडल है कि लास्ट में कई बार फंस जाते हैं जनता, क्योंकि उनकी शेयर जो है वो लिस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में। फाइनली जनता का पैसा लगा होता है उस कंपनी में और वो कंपनी फेल हो जाती है, तो डूबता किसका पैसा है? जनता का। ये तो सिर्फ देखो एग्जाम्पल था, पॉइंट आप समझ गए ना। पॉइंट ये है, कंपनीज का बड़ा होना, वैल्यूएशन का इंक्रीज होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनीज आगे जाके सक्सेसफुल साबित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस में देखो इंडिया अभी भी एक मार्जिनल प्लेयर है। इतना ज़्यादा स्कोप है स्पेस सेक्टर में। एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि स्पेस इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड की वो $440 बिलियन की है, और इंडिया का इसमें शेयर कितना है? सिर्फ 2%। और जबकि देखो इंडिया के पास पूरी टेक्नोलॉजी है, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स को बनाने से लेकर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने तक, फिर भी हम स्पेस सेक्टर में आगे नहीं निकल पा रहे हैं। ये चिंता की बात है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है, देखो हमारे देश में ना स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट तो मिली है, लेकिन ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट मिली है ना वो दूसरे देशों की इन्वेस्टमेंट कंपनीज से मिली है। जैसे जापान के सॉफ्ट बैंक ने इंडिया में बहुत इन्वेस्ट किया है, चाइना के अलीबाबा, यूएस से सिकोआ, इन कंपनीज ने इंडिया के स्टार्टअप्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। बट इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो अभी भी इतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इंडिया में कोई सीरियस वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं है जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिया में थोड़े बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जितना कि यूएस समेत दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में हैं। और इंडिया में जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं ना, जैसे रिलायंस, टाटा, वो भी इतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं लेके आ रहे हैं। वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ में अपने कदम नहीं रख रहे हैं। जैसे टाटा ने काफ़ी कोशिश तो की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में टाटा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और सुपर ऐप भी वो एक लॉन्च करना चाहते हैं जिस पर सारा सामान मिलेगा, A to Z, मतलब बहुत कुछ, दवाइयों से लेके हर चीज़ जो आप खरीदना चाहते हो, ऐसा उनका प्लान है। कोई सुपर ऐप वो लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन देखो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इनोवेशन नहीं हुई ना। इनोवेशन तो काइंड ऑफ ये है ना, कुछ आप नई चीज़ लेके आते हो, जैसे अमेजोन, ये अपना इलोन मस्क है जो टेस्ला वाले, ये कुछ नया करते रहते हैं मार्केट में, बिल्कुल ही नया, जो वर्ल्ड के लिए नया है वैसा वर्ल्ड के लिए बिल्कुल ही नया होना। ऐसी चीज़ें इंडियन कंपनीज को करने की आवश्यकता है, तभी इंडियन कंपनीज ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह बनेंगी। जैसे स्पेस एक्स है,
अमेजोन, फेसबुक, बिल्कुल जब नया नया करेंगे, हमारे वाले क्या करते हैं, यूएस में नया स्टार्टअप बना, वहाँ पे कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका मॉडल इंडिया में कॉपी कर लिया जाता है। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये सब कॉपीड मॉडल्स हैं। मतलब पहले इस प्रकार की चीज़ें काम कर गई चाइना में, यूएसए में, फिर इंडिया में आई। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स हैं ना, कि उन देशों में इन चीज़ों ने काम कर दिया, इंडिया में मिडिल क्लास ग्रो हो रही है, इंडिया में भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें इंडिया में भी काम करेंगी। अब लास्ट में बात की जाती है वे फॉरवर्ड की, क्या किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले है पॉलिसी इंटरवेंशन। बात सही है, सरकार ने अच्छा काम किया है, टैक्स इंसेंटिव दिए हैं, लेकिन देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे जीएसटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगता है, उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। कई सेक्टर्स में रेगुलेटरी सिस्टम अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। जैसे ई कॉमर्स के नए जो ड्राफ्ट रूल्स आए थे उस पर लेके कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे। और नए नए जो स्टार्टअप्स हैं ना, काफ़ी बार डिसएडवांटेज में रहते हैं एज कंपेरिजन टू बड़ी कंपनीज। अब जो देखो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये इतनी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, अब इनका मुकाबला कौन करेगा। छोटा स्टार्टअप इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इनके पास इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है। अमेजोन अगले दिन प्रोडक्ट पहुंचा देता है दिल्ली में, कई बार तो उसी दिन। तो इतना नए स्टार्टअप के पास इतना मादा नहीं होता ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस स्टार्टअप्स के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी, वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि अगर नया स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में आता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे सपोर्ट करेगी, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या उस स्टार्टअप की लायबिलिटी होगी, सब कुछ क्लियर। लास्ट पॉइंट देखो, कैपिटल की अवेलेबिलिटी से संबंधित है। देखो वही बात, बाहर के इन्वेस्टर्स ने तो इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आगे नहीं आए हैं। हमारे देश में वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स जिनके पास पैसे हैं, अगर वो नया स्टार्टअप नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं, कम से कम आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो। जैसे रिलायंस, टाटा, ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं नए नए स्टार्टअप्स में। इसके साथ साथ सरकार इन्वेस्ट कर सकती है R&D में, कॉलेजेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, थिंक टैंक्स में, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और ज़्यादा नए नए स्टार्टअप अच्छे अच्छे इमर्ज होके आएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित। चलते हैं आगे।